नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्लंट मीडिया। मैं हूं शिवम। आज आपको दिखाएंगे उस भारतीय वंश की कहानी जिसकी बेपनाह दौलत से दुनिया रश खाती थी, जिसने एक से एक गगनचुंबी मंदिर बनवाए और जावा सुमात्रा तक जिसकी पहुंच थी। दिखाएंगे उस राजा की कहानी जिसके वैभव को आज भी कोई छू नहीं सका, जिसने ऐसे मंदिरों का निर्माण कराया जो आज की तारीख में भारतीयता का गौरवगान करते हैं। यह कहानी है इतिहास के मध्यकालीन युग के बिल्कुल बीच के कालखंड की, यानी 9वीं से 13वीं शताब्दी के दौरान यह कहानी घटी। यह वो वक्त था जब यूरोप स्थिर नहीं हुआ था। बाद में जो देश ताकतवर बने, उन देशों का उस दौर में कोई वजूद नहीं था, नामो निशान नहीं था। यूरोप में विशाल गोथिक वास्तुशैली के गिरजाघर उस दौर तक नहीं बने थे, लेकिन इसी दौर में दक्षिणी भारत का एक सम्राट दुनिया का सबसे विशाल मंदिर बृहदीश्वर बनाने की तैयारी कर रहा था। हैरान करने वाला तथ्य यह है कि उसके बाद महज 10 सालों में यह भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया था। सिर्फ 10 सालों के दौरान बने इस मंदिर में 216 फीट ऊंचे विशाल मंदिर में 1,30,000 टन ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया। मिस्र के पिरामिडों के बाद यह दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची इमारत थी। इसके बीचों बीच 12 फीट ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा लगाई गई और इस प्रतिमा को माणिक और मोतियों से जड़ दिया गया था और सोने से मढ़ा गया था। मंदिर के मशाल से जगमगाते हॉल में कांसे की 60 मूर्तियां थीं। इन मूर्तियों में मोती जड़े थे और लंका द्वीप से ये मोती लाए गए थे। इसके खजाने में सोने और चांदी के कई टन सिक्के थे। इसके अलावा दक्षिण भारत के जिन राजाओं को हराया गया था, उनसे मिले हार, आभूषण, तुरही और नगाड़े भी मंदिर में जमा किए गए। ये सारी दौलत सम्राट को उस युग में धरती का सबसे धनी व्यक्ति बनाती थी। बाकी सम्राट राजा कहलाते थे, लेकिन ये राज यानी राजाओं के राजा थे। राज का ताल्लुक अपने दौर के ताकतवर राजवंश से था। वो राजवंश था चोल। इस राजवंश ने पूरी मध्ययुगीन दुनिया को बदल डाला था। हालांकि भारत के बाहर अभी भी उनके बारे में बहुत कम लोग जानकारी रखते हैं। ऐसा शायद इसलिए है कि उस दौर के इतिहास को बहुत बेहतर तरीके से प्रचारित प्रसारित नहीं किया गया, खासकर चोल वंश के बारे में। 11वीं शताब्दी से पहले चोल कावेरी के मैदानी हिस्से में मौजूद कई छोटी छोटी ताकतों में से एक हुआ करते थे। यह इलाका गाद से भरा हुआ इलाका था। चोलों को जो चीज बाकी साम्राज्यों से अलग करती थी, वो थी उनकी खोज करने की अंतहीन क्षमता और राज का शौर्य। राज एक विजेता सम्राट थे। उनके बारे में एक कहानी है कि साल 990 के दशक में राज ने पश्चिमी घाटों पर चढ़ाई की और वहां की बंदरगाहों पर खड़े जहाजों को जला डाला था। इसके बाद उन्होंने लंका द्वीप के अंदरूनी झगड़ों का फायदा उठाया और वहां पर चोल वंश की चौकी स्थापित कर दी। राज लंका पर लंबे समय तक अपनी मौजूदगी स्थापित करने वाले पहले भारतीय सम्राट बने थे और इसके बाद उन्होंने दक्कन के पठारी इलाकों पर हमला किया और इस हमले के बाद उनका कद काफी बड़ा हो गया और बड़े हिस्से पर उन्होंने कब्जा कर लिया। इन युद्धों में मिली जीत के दौरान लूटी गई संपत्ति से राज ने बृहदीश्वर मंदिर को सजाया। अपने कीमती खजानों के अलावा मंदिर को पूरे दक्षिण भारत में जीते गए इलाकों से हर साल 5,000 टन चावल दिए जाते थे। इस धन दौलत ने बृहदीश्वर मंदिर को एक विशाल लोक निर्माण और कल्याण मंत्रालय के रूप में तब्दील कर दिया था। मंदिर को सिंचाई, खेती, विस्तार और भेड़ों भैंसों की तादाद बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई थी। दुनिया भर में कुछ ही राज्य ऐसे थे जिन्होंने इस पैमाने पर आर्थिक नियंत्रण की कल्पना की थी उस वक्त जो चोल के पास था। इस दौर में जैसे यूरेशिया के अंदरूनी हिस्सों में मंगोलों की तूती बोलती थी, वैसे ही हिंद महासागर में चोल राजवंश की धाक हुआ करती थी। राज चोला के वारिस राजेंद्र ने
तमिल व्यापारी निगमों से अच्छे ताल्लुकात स्थापित किए थे और इसकी वजह से व्यापारियों और सरकार के बीच एक साझेदारी बन गई। इस कदम में 700 साल बाद वजूद में आई ईस्ट इंडिया कंपनी की झलक भी मिलती थी। यह साल था 1026 का। राजेंद्र चोल ने व्यापारियों के समुद्री जहाजों पर अपने सैनिक तैनात कर दिए और मलय शहर के केदाह को लूट लिया था, जहां कीमती लकड़ियां और मसालों के वैश्विक व्यापार का दबदबा हुआ करता था। कुछ भारतीय राष्ट्रवादी इसे दक्षिणी पूर्व एशिया में चोल विजय या उपनिवेशीकरण बताते हैं, लेकिन पुरातत्व इसकी अलग व्याख्या करता है और एक अलग तस्वीर पेश करता है। ऐसा नहीं लगता कि चोल राजाओं की अपनी कोई नौसेना थी, लेकिन उनकी छत्र छाया में तमिल व्यापारियों का फैलाव बंगाल की खाड़ी तक था। बंगाल की खाड़ी तक उनके पैरों के निशान थे। 11वीं सदी के आते आते ये व्यापारी उत्तरी सुमात्रा में स्वतंत्र बंदरगाह चलाने लगे थे। इसके एक सदी बाद उनकी मौजूदगी आज के म्यांमार और थाईलैंड तक बढ़ती चली गई। जावा में ये व्यापारी टैक्स वसूलने भी जाया करते थे और वहां पर भी इसके निशान थे। 13वीं सदी में तमिल व्यापारियों ने मंगोल सम्राट कुबलई खान के वंशजों के मातहत मंगोल शासित चीन के साथ कुआंझाऊ बंदरगाह में भी सफल व्यापार किया था। इन व्यापारियों ने पूर्वी चीन सागर के तट पर एक शिव मंदिर भी बनाया। यह संयोग नहीं था कि 19वीं सदी में ब्रिटिश राज के दौरान दक्षिण पूर्व एशिया में काम करने वाले जो लोग थे, इस इलाके के जो भारतीय थे, उसमें तमिलों की संख्या सबसे ज्यादा थी। युद्ध में मिली जीतों और बाहर की दुनिया से संपर्क ने चोल शासित दक्षिण भारत को सांस्कृतिक और आर्थिक शक्ति के एक वैश्विक व्यापारिक नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया। चोल राजवंश ने युद्ध में लूट की संपत्तियों को नए मंदिरों के निर्माण में खर्च किया, नए मंदिरों के निर्माण को आगे बढ़ाया। इन मंदिरों के कांसे के लिए तांबे और टिन की आपूर्ति मिस्र और मुमकिन है कि स्पेन तक से होती थी। पूजा के लिए कपूर और चंदन की लकड़ी की आपूर्ति सुमात्रा से होती थी। तमिल मंदिर विशाल परिसरों में फैले होते थे, जो चारों ओर से बाजारों और चावल के खेतों से घिरे होते थे। ये उसकी वास्तु का एक हिस्सा था। कावेरी के किनारे चोल राजवंश का राजधानी क्षेत्र था। आज के कुंबाकोनम शहर की तरह ही यह बनाया गया था। यह 1 दर्जन मंदिर कस्बे वाली लाखों की आबादी वाला इलाका था और शायद उस वक्त यूरोप के ज्यादातर शहरों को मात देने वाला इलाका था। चोल साम्राज्य के ये शहर आश्चर्यजनक रूप से बहुसांस्कृतिक और बहुत धार्मिक हुआ करते थे। इन शहरों में चीनी, बौद्ध, ट्यूनीशियाई, यहूदी, बंगाली, तांत्रिक और लंकाई मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर व्यापार किया करते थे। किसी को कोई रोक टोक नहीं थी। आज तमिलनाडु राज्य भारत का सबसे शहरीकृत राज्य है। इसके ज्यादातर कस्बे चोल युग की धार्मिक जगहों और बाजारों के आसपास विकसित हुए। शहरीकरण और वास्तुकला में यह विकास कला और साहित्य में भी दिखता है। अनिरुद्ध कनिसेट्टी की एक किताब है जिसका नाम है लॉर्ड्स ऑफ अर्थ एंड सी, अ हिस्ट्री ऑफ द चोला एम्पायर। इस किताब में बड़े विस्तार से चोल एम्पायर के बारे में लिखा गया। चोल युग के मंदिरों में किए गए धातु के काम इंसानी हाथों से बने अब तक के कामों में संभवतः सबसे उत्कृष्ट हैं। इंसानी आकृतियों के मामले में ये माइकल एंजेलो या डोनाटेलो को टक्कर देते हैं। चोल राजाओं की प्रशंसा करने और देवताओं की आराधना करने के लिए तमिल कवियों ने कई बातें लिखी हैं, कई संतप्त इतिहास और यहां तक कि जादुई यथार्थवाद की धारणाएं विकसित की। पूरी दुनिया में आज भी चोल शासन जैसे काम की झलक शायद कम मिलती है। उनके शासन ने व्यापारियों, कलाकारों और राजाओं को आश्चर्यजनक संपत्ति से माला माल कर दिया था। यह चोल साम्राज्य की खासियत थी। आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही।
मुझे इजाजत दीजिए और बताइए कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा।